ये अद्भुत वाकया है 1950 के पहले का। एक शख्स ने गणित की बारीकियां सीखना शुरू की। उसे कोई महारत हासिल नहीं करनी थी। उसे तलाश थी एक रास्ते की। वो बस इतना जानना चाहता था कि अपने मरे हुए प्रेमी की रूह के साथ कैसे रहा जा सकता है। गणित की किताबों में खुद को खपाने वाले एक शख्स का नाम था एलन मैथिसन ट्यूरिंग। ब्रिटेन के महान गणितज्ञ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जनक, जिनकी उपलब्धि इतनी थी कि तारीफ में दर्जनों संज्ञाएं कम पड़ जाएगी। ट्यूरिंग ने अपनी छोटी सी जिंदगी में कई नायाब काम किए। उन्होंने ही दुनिया को एल्गोरिदम और कंप्यूटेशन के कॉन्सेप्ट दिए थे, जो आज के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आधार है। एलन के जीवन की कहानी शुरू होती है लंदन में, लेकिन इसमें भारत भी आता है। उनके पिता इंडियन सिविल सर्विस में ऑफिसर थे। उस वक्त उनकी पोस्टिंग बिहार और उड़ीसा प्रांत के छतरपुर में थी। एलन के नाना मद्रास रेलवे में इंजीनियर थे। एलन के माता पिता ने तय किया कि उनका बच्चा लंदन में पैदा होगा। यही वजह थी कि पिता ने इंडिया में अपने ऑफिस से छुट्टी ले ली। लंदन में पैदा हुए एलन को गणित से प्यार था। वो साइंस में रुचि रखते थे, लेकिन वह दौर ऐसा था कि साइंस पढ़ना बहुत अच्छा नहीं माना जाता था। एक अंग्रेज जेंटलमैन बनने के लिए जरूरी था कि भाषा और अंग्रेजी ग्रंथों की पढ़ाई करना। एलन की भाषा कमजोर थी। उनके टीचर उससे परेशान रहते और परेशानी का ये सबब एलन के घर वालों को भी था। वहीं एलन बिल्कुल अलग थे। जिस दौर में लड़के वेल ड्रेसअप होकर जेंटलमैन दिखना चाहते थे, उस उम्र में उन्होंने अपने बाल बढ़ा रखे थे। वो बिना टाई के रहते थे। हाथ के नाखून बड़े हुए थे। मतलब उनका पहनने ओढ़ने का ढंग बेढंगा था। इन सब के बावजूद उनके चेहरे से मासूमियत टपकती थी। वो अपने उम्र के बच्चों से अधिक जवान दिखते। एलन की एक और ख़ास आदत थी, उन्हें दौड़ना खूब पसंद था। जिन दो जगहों पर वह काम करते थे, उनके बीच 10 मील का फासला था। इसे तय करने के लिए वह पूरे रास्ते दौड़ते। एलन को ओलंपिक स्तर का एथलीट माना जाता था। उन्होंने एक मैराथन दौड़ में हिस्सा लिया था। वह रेस उन्होंने 2 घंटे 46 मिनट 30 सेकंड में पूरी कर ली। ओलंपिक के मेडल विजेता से बस 11 मिनट कम थी। हमेशा दौड़ते रहने वाले एलन से जब इसका कारण पूछा जाता था, तो वो कहते थे कि मुझे नौकरी से इतना स्ट्रेस हो जाता है कि दौड़ने के अलावा उसे अपने दिमाग से निकालने का कोई चारा नहीं है। उनके ज़हन में हमेशा एक चीज़ रहती है। वो मानते थे कि मशीनें सीख और सोच सकती है। उन्होंने फिजिक्स भी पढ़ी। एल्बर्ट आइंस्टाइन की रिलेटिविटी की थ्योरी से लेकर काफ़ी कुछ अध्ययन किया। बायोलॉजी से लेकर केमिस्ट्री, न्यूरोलॉजी भी पढ़ी। उनके ज़्यादातर काम इस विषय के इर्द गिर्द ही रहे कि मशीनें सीख और सोच भी सकती है। ट्यूरिंग की सोच और समझ को कोई पकड़ नहीं सकता था। वह उन पहेलियों को भी हल कर देते थे जिनका जवाब किसी की कल्पना में भी नहीं होता। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान उन्होंने कुछ ऐसा ही किया। उनकी मदद की बदौलत ही लाखों लोगों की जान बच सकी। दूसरे विश्व युद्ध में एक तरफ ब्रिटेन और उनके सहयोगी थे, तो दूसरी तरफ हिटलर का जर्मनी और उनका नाजी सेना। जर्मनी इस युद्ध में डोमिनेट कर रहा था। जर्मन सेना रोज इंग्लैंड में अलग अलग सैन्य ठिकानों पर हमले करती। इंग्लैंड लाचार होकर ये हमले सहता। उसके पास इन हमलों का कोई जवाब नहीं होता था। जर्मन सेना अपनी आगे की चाल से एक कोड के तौर पर भेजती, यानी सीक्रेट कोड जैसा कुछ। इन संदेशों में मौसम की जानकारी, जहाज़ों की स्थिति से लेकर कहाँ हमला करना है, ये सब जानकारी होती थी। ये कोड भेजे जाते थे एनिग्मा नाम की एक मशीन से। इंग्लैंड को जब इस बारे में पता चला तो उसकी नींद ही उड़ गई। ऐसा होना लाजमी भी था, क्योंकि जब कोड का ही पता नहीं होगा तो हमले को कैसे रोकेंगे। मामला समझ में आने लगा कि जब तक ये कोड डिकोड नहीं होंगे, तब तक जर्मनी को मात देना काफ़ी मुश्किल है। इंग्लैंड ने उस वक्त के सबसे अच्छे गणितज्ञों और क्रिप्ट एनालिस्टों की एक टीम बनाई। उनका काम था एनिग्मा के सिग्नलों को पढ़कर सरकार और खुफिया विभाग तक ये जानकारी पहुंचाना। इस टीम का हिस्सा थे एलन ट्यूरिंग। कोड क्रैक करने में टीम जुट गई। सभी सदस्य पेन पेपर लेकर दिन भर अपना दिमाग चलाते, लेकिन एनिग्मा के कोड थे कि टूटते ही नहीं। वही ट्यूरिंग का मानना था कि एक मशीन को मशीन ही समझ सकती है। उन्होंने एक मशीन बनाई और नाम दिया द बॉम्बी। इससे जर्मन सेना के गुप्त संदेश पकड़ में आने लगे। वे इस मशीन से डिकोड भी हो जाया करते थे। ट्यूरिंग की यह खोज वरदान साबित हुई। ब्रिटेन और उसके सहयोगी जर्मन सेना को मात देने में सफल हो पाए। इससे लाखों लोगों की जान बच सकी। एलन की खोज, समझ और दुनिया को देखने का नज़रिया बिल्कुल अलग था। उनके आविष्कार और दुनिया को दिए गए योगदान बहुत बड़े थे, लेकिन समाज की दकियानूसी सोच थी कि एलन को एक छोटी सी वजह से स्वीकार नहीं कर पा रही थी। ये वो दौर था जब लोगों को गे और ट्रांसजेंडर के बीच का फ़र्क नहीं मालूम था। यही वजह थी कि एलन की क्षमताओं को दुनिया नज़रअंदाज करने पर आमादा थी। एलन को क्रिस्टोफर मार्कोम नाम के गणित के स्टूडेंट से प्यार हो गया था। दोनों एक दूसरे को काफ़ी पसंद भी करते थे। कुछ समय बाद क्रिस्टोफर की तबीयत खराब हो गई। एलन को बताया गया कि क्रिस्टोफर से जुड़ी किसी अनहोनी के लिए उन्हें पहले से ही तैयार रहना चाहिए।
नियति ने किया भी कुछ ऐसा ही। क्रिस्टोफर की मौत हो गई, एलन टूट से गए, लेकिन उन्होंने काम करना नहीं छोड़ा। वह क्रिस्टोफर को इतना चाहते थे कि उन्होंने क्वांटम मैकेनिज्म से जुड़ा एक निबंध तक लिख दिया। इसमें नया विज्ञान था और क्रिस्टोफर को खो देने का मलाल भी। निबंध में ये बताया गया कि कैसे मृत्यु के बाद भी आत्मा जिंदा रह सकती है। लेकिन एलन के सेक्सुअल ओरिएंटेशन को समाज हजम नहीं कर पा रहा था। उन पर केस दर्ज कर दिया गया। कोर्ट ने उन्हें दोषी भी माना। उनके सामने दो विकल्प रखे गए, या तो वो अपने देश छोड़कर चले जाएं या फिर केमिकल कैस्ट्रेक्शन करवा लो। समाज के अपने ढर्रे पर न चलने वाले एक महान वैज्ञानिक को नपुंसक बना दिया गया। अपनी काबिलियत और समाज के तानों के बीच एलन ने जीवन का कुछ वक्त तो काट लिए, लेकिन एक दिन उनका धैर्य जवाब दे गया। 7 जून 1954 को वो साइनाइड के जहर से मारे पाए गए। जांच के बाद दावा किया गया कि उन्होंने आत्महत्या कर ली। समय बीतने के साथ चीज़ें बदली। ब्रिटेन को अपनी गलती का एहसास भी हुआ। साल 2009 में एक सिग्नेचर कैंपेन के बाद ब्रिटिश सरकार ने माना कि एलन को दी गई सज़ा गलत थी। तत्कालीन प्रधानमंत्री गॉर्डन ब्राउन ने माफ़ी मांगी। ब्रिटेन के पाउंड पर एलन की तस्वीर भी छापी गई। लेकिन इससे एलन के साथ जो हुआ वो ठीक नहीं किया जा सकता, लेकिन दूसरे प्रतिभाशाली लोगों को इस स्टोरी के जरिए बचाया जा सकता है।